हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिरामिड आईएएस। आज हमारा क्लास नंबर 30 है। ये हमारा जो यूपीएससी सीएससी का 2023 प्रीलिम्स के लिए जो टारगेट आज हम लोग लेके चल रहे हैं 1000 एमसीक्यू का टारगेट जो लेके चल रहे हैं। तो आज इसका क्लास नंबर 30 है, मतलब आज हमारा 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड पिरामिड के साथ अपने प्रिपरेशन को एंड प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3P का मिल जाता है, श्योर सक्सेस सीरीज एंड प्रिपेयर प्रैक्टिस विद पिरामिड। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ये नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लास पीडीएफ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए विदाउट एनी डिले अपने पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब एंड मेटा कोलाबोरेशन एसिलेटेड एक्सआर टेक्नोलॉजी। तो एक्सआर टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पूछा गया है। तो ये क्या है? तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ एक्सआर टेक्नोलॉजी। एक्सटेंडेड रियलिटी जिसे हम कहते हैं, एक्सटेंडेड रियलिटी का यहाँ पे पूछा गया है। पॉइंट नंबर 1, ट्रेनिंग सर्जन, जो सर्जन है उनको ट्रेनिंग करने के लिए एक्सटेंडेड रियलिटी काम करेगा क्या? यस, काम करता है। एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग इंडस्ट्री में भी ये काम करता है। एंड शार्पर्स सिमुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन, यस ये मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग का डिजाइन भी करता है। तो ऑप्शन डी 1 2 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक्सटेंडेड रियलिटी क्या है? तो यहाँ पे आप ये इमेज पे देख सकते हैं, ये है हमारा रियल लाइफ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट में हम लोग जीते हैं और एनवायरनमेंट के साथ हमारा इंटरेक्शन होता रहता है। इंटरेक्शन एंड रेस्पॉन्सेस हम क्या करते हैं, देते हैं एनवायरनमेंट को। बट एक्सटेंडेड रियलिटी में क्या है? एक्सटेंडेड रियलिटी का एग्जाम्पल है एआर, ऑगमेंटेड रियलिटी। इसमें जो रियल एनवायरनमेंट है एंड सुपर इम्पोज डिजिटल ऑब्जेक्ट्स, एनवायरनमेंट एंड डिजिटल ऑब्जेक्ट का जो मिक्स है, ये ऑगमेंटेड रियलिटी में आ जाएगा। एंड मिक्स्ड रियलिटी में क्या आएगा? एनवायरनमेंट प्लस सुपर इम्पोज इंटरैक्टिव डिजिटल ऑब्जेक्ट। इसमें हम डिजिटल जो ऑब्जेक्ट्स है उसके साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते, इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे इंटरेक्शन होगा। एंड ये कम्प्लीटली डिजिटल एनवायरनमेंट जो वर्चुअल रियलिटी है इसमें आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, और फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ मतलब जो नॉर्मल एनवायरनमेंट से हम जहाँ रहते हैं वहाँ से एक अलग ही दुनिया में चले जाएंगे, जो मल्टीवर्स में हम चले जाएंगे। यहाँ पे कहते हैं मेटा का कॉन्सेप्ट यही है। तो यहाँ पे यूजर इंटरेक्ट विथ रेस्पॉन्सिव वर्चुअल क्या है, वर्चुअल जो एलिमेंट्स है उसके साथ रिस्पॉन्स करेगा। बट ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या है, इंटरेक्शन नहीं होगा बट हम वर्चुअल वर्ल्ड के साथ जुड़ जाएंगे। एंड वर्चुअल रियलिटी में क्या होगा, हम जो करंट एनवायरनमेंट है उसके बियॉन्ड जाके डिजिटली जनरेटेड एनवायरनमेंट में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी तीनों यहाँ पे सही है। ट्रेनिंग भी हो सकता है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी हो सकता है, इंजीनियरिंग डिजाइन भी यहाँ पे हो सकता है। ऑप्शन 1 क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पार्टीशन काउंसिल 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसका हेड कौन थे? हेड थे माउंट बैटन। माउंट बैटन इसके हेड थे। एंड इसमें प्राइमरी आईएनसी एंड मुस्लिम लीग के मेंबर थे। तो यहाँ पे यही पूछा है। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज रिप्रेजेंट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी को कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे आईएनसी को जवाहरलाल नेहरू नहीं कर रहे थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3। पॉइंट 3 1 गलत होते ही हम पहुंच गए यहाँ पे। अब ऑप्शन सी ही हमारे पास बचा है, क्योंकि 3 के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 5 यहाँ पे आईएनसी के मेंबर थे। एंड इनके साथ एक एडिशनल मेंबर भी थे। एडिशनल मेंबर कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी यहाँ के एडिशनल मेंबर थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1947 में जब पार्टीशन जून 3 में डिक्लेयर किया माउंट बैटन, उसके बाद क्या हुआ, पार्टीशन काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट किया गया। जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंट बैटन उसके हेड रहेंगे। एंड आईएनसी के मेंबर सरदार पटेल एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड सी राजगोपालाचारी एडिशनल मेंबर रहे। एंड मुस्लिम लीग का मेंबर मोहम्मद अली जिन्ना एंड लियाकत अली खान एंड अब्दुल निस्तार क्या है इसके एडिशनल मेंबर थे। तो ये आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप पिरामिड आइज के साथ जुड़ सकते हैं एंड अपने प्रिपरेशन को हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, रिविजन नोट्स एंड मेनी मोर थिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following entities are eligible to receive foreign regulation contribution according to
फॉरेन रेगुलेशन एक्ट जो कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट रूल है 2020 को, एफसीआरए का अमेंडमेंट 2022 में हुआ था, उसके हिसाब से कौन यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव नहीं कर सकते, बाकी सब यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑल, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑल रिसीव कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, लेजिस्लेटिव मेंबर्स, इलेक्शन कैंडिडेट्स, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट, जर्नलिस्ट, सारे यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया था, इसमें क्या है अप टू 10 लाख तक विदाउट इन्फॉर्मिंग गवर्नमेंट को रिसीव कर सकते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन मीन्स डोनेशन, डिलीवरी एंड ट्रांसफर मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स, जो है ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज आर फॉरबिडन टू रिसीव कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव नहीं कर सकते। वन नंबर 5 गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आंसर नहीं है, यहाँ पे आंसर होगा 1 2 3 4 एंड 6 रिसीव कर सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव नहीं कर सकते। तो ये आप नोट कर सकते हैं। ऑप्शन डी में आप 5 को एलिमिनेट कर दीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ पे नहीं कर सकते, 1 2 3 4 एंड 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बाकी सारे यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ फंड्स आप देख सकते हैं, एंड जो यहाँ पे आधार को मैंडेटरी कर दिया गया है, एंड रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो ये सारे इसके फीचर्स है, आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू क्लोनिंग, क्लोनिंग के बारे में यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4। तो इन मामास इंक्लूडिंग ह्यूमंस मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर नेचुरल क्लोन्स, यस मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो है वो नेचुरल क्लोन है, पॉइंट नंबर 1 सही है। रिसेंटली चाइना हैज सक्सेसफुली क्लोन ए वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ, यस जो वर्ल्ड का फास्ट क्लोनिंग है, तो चाइना ने वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ का क्लोनिंग किया है। तो ऑप्शन बी ऑप्शन सी यहाँ पे बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों न्यूज में था रिसेंटली चाइना हैज सक्सेसफुली क्लोन वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, चाइना ने इसको क्लोनिंग किया है। क्लोनिंग क्या है, तो क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज, मतलब उसका जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज जो है अगर उसको हम बनाएंगे, और फिर बायोलॉजिकल एंटिटी, मान लीजिए उसका जो जीन है दोनों में जो जेनेटिकल डाटा है वो सेम रहेगा, तो वो होगा क्लोनिंग, उसे हम कहेंगे। एंड जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है ये नेचुरल क्लोन्स है, जो कि ह्यूमन में भी एंड मैमल्स में भी दिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये यूरोपियन यूनियन का प्राइमरीली एक इनिशिएटिव है। तो पॉइंट नंबर 1, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंटर आईपीसीसी, नहीं ये आईपीसीसी का इनिशिएटिव नहीं है, यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है, मैं ऑलरेडी आपको कह चुका है। इंडिया जो सिग्नेटरी टू इनिशिएटिव नहीं, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इंडिया चाइना ये सारे इसके सिग्नेटरी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है। तो क्या है, जो एड्रेस कार्बन लीकेज हो रहा है उसे एड्रेस करने के लिए। कार्बन लीकेज क्या है, कार्बन लीकेज अकर्स व्हेन प्रोडक्शन शिफ्ट्स टू कंट्रीज विथ लोअर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स और वीकर क्लाइमेट पॉलिसी। मान लीजिए इंडिया में आप ह्यूज मतलब कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट को मना कर रहे हो कि यहाँ पे नहीं बनेगा, बट साथ ही साथ आप क्या कर रहे हैं, बाहर कंट्री से कोल जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो ये कार्बन लीकेज कहलाता है। तो कार्बन लीकेज एम्स टू प्लेसिंग ए प्राइस ऑन इम्पोर्टेड गुड्स बेस्ड ऑन देयर कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट जितना ज़्यादा रहेगा उसमें उतना टैक्स लगेगा। एंड इंडिया अपोज क्या करता है, ये प्राइमरी थर्मल सेक में जो 2022 में COP27 हुआ था UNFCCC का, तो उसी में इसको अडॉप्ट किया गया था, एंड इंडिया इसको अपोज किया था उसमें। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, it aims to provide safe and adequate drinking water through individual household tap connection by 2024 to all household in rural India। yes ये 2024 के अंदर सारे रूरल इंडिया में टैप फ्रॉम वाटर का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। तो पॉइंट नंबर 1 सही हो जाएगा। ये विलेज इज सर्टिफाइड वंस द ग्राम पंचायत पास्ट ए रिजोल्यूशन विद द कॉन्करेंस ऑफ एटलीस्ट 33% ऑफ मेंबर। नहीं विलेज सर्टिफाइड होता है 33% मेंबर नहीं, ऑल मेंबर्स यहाँ पे अगर सर्टिफाई करते हैं तभी ये ग्राम पंचायत इसको सर्टिफाई करते हैं। ग्राम सभा का प्राइमरीली चाहिए, ग्राम सभा का यहाँ पे चाहिए कंसेंट, तभी जाके हो पाएगा।
Recently, Goa has become the first हर घर जल certified state in the country. Yes, गोवा रिसेंटली हर घर जल में नंबर 1 पोजीशन पे आया है। पॉइंट नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जल जीवन मिशन के बारे में आप देख सकते हैं। इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024 थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। मतलब पर 55 लीटर का पर पर्सन क्या किया जाएगा? पर डे वाटर दिया जाएगा, पर पर्सन पर डे। एंड इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड पानी समिति एंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया गया है, जिसमें 50% वुमेन रहेंगे। एंड गोवा एंड दादरा नगर हवेली फर्स्ट है इसमें। एंड ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देगा? 90:10 में देगा हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को, 50-50 अदर स्टेट को देगा, एंड 100% देगा इंडियन टेरिटरीज को। एंड मेजर कंपोनेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम ऑफ प्लानिंग, मतलब रूरल लेवल से प्लानिंग आएगा। वुमेन एम्पावरमेंट को यहाँ पे फोकस किया जाएगा। फ्यूचर जनरेशन जो फोकस ऑन फ्यूचर जनरेशन पे किया जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन को कैसे इक्विटेबल वाटर मिल सके, स्किल डेवलपमेंट में काम करेगा। एंड सोर्स सस्टेनेबिलिटी इसका एक मेजर कंपोनेंट है। इसमें क्या किया जाएगा? ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाएगा थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड मेनी मोर थिंग्स। तो ये जल जीवन मिशन के बारे में आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी। तो ये जो नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसका एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन ये एस्पेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7.1, the society is set up under the multi-state cooperative society act 2002. Yes, absolutely correct. It promoted by export promotion council under ministry of finance. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस इसको नहीं करते, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्रमोट करते हैं। फिर पॉइंट नंबर 3, इट विल प्रोवाइड एंड टू एंड सर्विसेज टू कोऑपरेटिव्स अंडर अंडरटेकिंग एक्सपोर्ट टू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। यस, ये क्या करता है? एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी एज रजिस्टर्ड अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 में। एंड सॉरी, इसको मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करके दिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं है। तो यहाँ पे इफ्को है, ये सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसको क्या करते हैं? इसको रेगुलेट करते हैं। जैसे नाफेड हो गया, इफ्को हो गया, एंड अमूल हो गया, एनसीडीसी है, ये सारे इसको प्रमोट करते हैं। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। यहाँ पे इसका मेन कंपोनेंट देख सकते हैं, द डिविडेंड विल बी शेयर्ड विद द मैन्युफैक्चरर इंस्टेंटली विदाउट एनी ब्रोकरेज फी। जो मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, तो उसको इंस्टेंटली शेयर किया जाएगा एंड कोई ब्रोकरेज इस पर चार्ज नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following physical properties of the ocean can get affected by salinity of water। तो वाटर का salinity की वजह से कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी अफेक्ट होता है ओशन का? तो टेम्परेचर अफेक्ट होता है क्या? यस, टेम्परेचर अफेक्ट होता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन भी अफेक्ट होता है। ओशन करंट भी अफेक्ट होते हैं। एंड फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर अफेक्ट होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्वियसली अफेक्ट होगा। 1 2 3 4 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं salinity क्या है? salinity is defined as the total amount of solid materials in grams contained in 1 kilogram of sea water। 1 किलोग्राम ऑफ सी वाटर में कितना सॉल्ट कंटेंट है, उसी को उसका सैलिनिटी कहेंगे। एंड ये क्या करता है? सैलिनिटी अफेक्ट करता है, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट को ये स्लो कर देता है। एंड सैलिनिटी एंड डेंसिटी सी वाटर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। एंड सैलिनिटी ऑफ वाटर लोअर्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितना सैलिनिटी होगा, ये इवेपोरेशन क्या होगा? उतना लो होगा। एंड स्पेक्ट्रल वेरिएशन इन सी वाटर सैलिनिटी बिकम्स ए पोटेंट फैक्टर इन द ओरिजिन ऑफ ओशन करेंट्स। ओशन करेंट का ओरिजिन में भी ये क्या करते हैं? क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर कवर्ड अंडर द पेन्ना रिवर बेसिन। पेन्ना रिवर बेसिन के बारे में हमें पूछा गया है। पेन्ना रिवर बेसिन आंध्र प्रदेश, ये सही है। तेलंगाना से पास नहीं करता। पॉइंट नंबर 1 2 गलत हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेन्ना रिवर बेसिन, ये यहाँ से ओरिजिन हुआ है पेन्ना रिवर का। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको इजीली विजिबल हो जाएगा। ये है पेन्ना रिवर, यहाँ से ओरिजिन हुआ है। एंड ये कर्नाटका में ओरिजिन होने के बाद आंध्र प्रदेश के पास में जाके यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में मिल गया है। तो ये कौन कौन से स्टेट में है? तो पहला स्टेट इसका कर्नाटका है, दूसरा स्टेट आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, सारे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है।
कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश का इसका टोटल लेंथ कितना है 433 किलोमीटर कहाँ पे है एंड कर्नाटक आंध्र प्रदेश में एंड 266 किलोमीटर कर्नाटका में एंड ये क्या है चेन्ना कस्बा हिल से जो कि कर्नाटका में है वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है एंड नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में ये क्या हुआ है सी में मिल गया है। इसके प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटरी यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड में। क्वेश्चन नंबर 10 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू प्रोजेक्ट नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। जो फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इंडिया में हुआ था तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। और नंबर 1 इट इज ए कंट्री वाइड सर्चेबल डाटाबेस ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल रिलेटेड फिंगरप्रिंट प्रोजेक्ट्स। ये नेशन वाइड है जो क्रिमिनल का डाटाबेस है उसको सर्च कर सकते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 1 सही है। पॉइंट नंबर 2 इट असाइन ए यूनिक 10 डिजिट नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर मिलेगा सबको जो क्राइम करेंगे तो ये भी सही है। पॉइंट नंबर 2 भी यहाँ पे सही है। पॉइंट नंबर 3 इट इज डेवलप्ड बाय इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। नहीं ये नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एनसीबीसी ने इसको डेवलप किया है तो पॉइंट नंबर 3 गलत हो जाएगा। 1 एंड 2 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीआरबी ये क्या है एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी इसको डेवलप किया है एंड मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट बना है जो कि ये एनएफआईएस को लॉन्च किया है एंड ये 10 डिजिट जो नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर प्रोवाइड करवाते हैं एंड 24/7 बेसिस पे ये काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया ऑन व्हाट ग्राउंड्स डज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सीक्स टू प्रोहिबिट प्रमोशन ऑफ एनमिटी बिटवीन हेट स्पीच एज एन इलेक्टोरल करप्शन प्रैक्टिस। तो यहाँ पे पूछा गया है हेट स्पीच किससे डिफाइन किया गया है। हेट स्पीच किसके अंदर एनमिटी ना फैलाने के लिए यहाँ पे करा गया है तो रिलीजन जेंडर रेस लैंग्वेज कास्ट कम्युनिटी ऑल आर करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर सभी के साथ। यहाँ पे एनसीआरबी का रिपोर्ट है जो 500% राइज हुआ है इसमें हेट स्पीच में इन लास्ट 7 ईयर। हेट स्पीच कहाँ पे डिफाइन नहीं है कोई भी इंडियन लॉ में बट हेट स्पीच जनरली इंसाइटमेंट टू हेट्रेड प्राइमरीली अगेंस्ट ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स डेट विथ आईपीसी लाइक सेक्शन लाइक 153A एंड 295A। मतलब आईपीसी में हेट स्पीच का तो पनिशमेंट मेंशन है बट उसका डेफिनेशन दिया नहीं गया है एंड अंडर आईपीसी सेक्शन अंडर सेक्शन 8 क्लॉज 1 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये क्या करता है रिलीजन रेस प्लेस ऑफ बर्थ रेसिडेंट लैंग्वेज ईटीसी क्या करता है इसके में दिस हार्मोनी क्रिएट करने का जो अगर कोई करेगा तो उसे हेट स्पीच के कैटेगरी के अंदर लाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स आर रिलेवेंट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ डिस्ट्रेस कंपनीज विथ असेट्स एंड लायबिलिटीज अक्रॉस मल्टीपल जुरिडिक्शन। मतलब क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का डेफिनेशन यहाँ पे दे दिया है। तो in this context, which of the following organization drafted model law on cross border insolvency? तो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने 1997 में मॉडल लॉ पास किया था तो ये यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इसे पास किया था। इसे कब किया था जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इंडिया का उसी से डिराइव किया गया है। तो ये क्या है एक फ्रेमवर्क पर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अलाउ फॉर द लोकेशन ऑफ सच कंपनीज फॉरेन एसेट्स। ये फॉरेन एसेट को क्या करेगा इसमें फॉरेन मान लीजिए इंडिया में कोई कंपनी है एंड यूके में उसका ब्रांच है एंड यूएसए में भी उसका ब्रांच है। तो मान लीजिए ये इंडिया में डिफॉल्ट कर गया तो उसका यूके एंड यूएसए में जो ब्रांच होंगे तो उनको क्या किया जाएगा वहाँ पे सर्च एंड किया जाएगा एंड इंडिया में जो इन्वेस्टर को जो लॉस हुआ है तो उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा। ये अलाउ करता है कौन क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी अलाउ करता है। तो यूनाइटेड नेशंस जो कि कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है ये क्या किए हैं तो मॉडल कोड इसको लाए थे। इसको अडॉप्ट किए हैं 49 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूके यूएस साउथ अफ्रीका कोरिया सिंगापुर सारे इसको अडॉप्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 which of the following regions may be attributed to the tropics having greater biological diversity। ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखा जाता है तो उसका रीजन यहाँ पे पूछा गया है। तो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब। यस ये रिलेटिवली अनडिस्टर्ब रहे क्योंकि जो आइस एज हुआ आइस एज कहाँ पे हुआ मोर कोल्ड वार्स हुआ है एंड ट्रॉपिकल रीजन उससे अनअफेक्टेड रहे तो पॉइंट 1 सही है। एनवायरमेंट ट्रॉपिकल एनवायरमेंट आर मोर सीजनल। नहीं ये मोर सीजनल नहीं है जो पोलर या टेम्परेट है
टेम्परेट क्लाइमेट है, जो टेम्परेट एनवायरनमेंट है वो मोर सीजनल है। ट्रॉपिकल में लेस सीजन देखा जाता है। प्राइमरली यहाँ पे विंटर देखा जाता है, समर देखा जाता है एंड रेनी सीजन देखा जाता है। 3 सीजन ही यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, तो पॉइंट नंबर 2 गलत हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 गलत होते ही हमें आंसर मिल चुका है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिकल एरिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रॉपिक्स अकाउंट फॉर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्यों है, तो इसमें क्या है, बहुत ये अनडिस्टर्ब ज़्यादा नहीं रहा है एंड यहाँ पे टेम्परेट लेस सीजन देखा जाता है एंड मोर सोलर एनर्जी मीन्स मोर प्रोडक्टिविटी। तो ये सारे रीजन है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ही वॉज एन इंडियन स्कॉलर ऑफ साइंटिस्ट इन संस्कृत। ये संस्कृत के स्कॉलर थे एंड द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज बिटवीन 1876 टू 1895। तो यहीं से आपको आंसर मिल जाना चाहिए, अभी भी अगर नहीं मिला है। ड्यूरिंग हिज 9 ईयर एज प्रिंसिपल ही टूक इनिशिएटिव to start the Sanskrit title examination, which awards title deserving students in specialized Sanskrit departments. On February 16 in 1887, in honor of Queen Victoria's Jubilee, the title महामहोपाध्याय का उपाधि उन्हें मिला था। तो ये कौन है, तो ये और कोई नहीं महेश चंद्र भट्टाचार्य जी हैं। तो उनके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, पंडित महेश चंद्र भट्टाचार्य 1836 टू 1906 उनका टाइम पीरियड था एंड ये 1876 में जो संस्कृत कॉलेज है कोलकाता में, तो उसका प्रिंसिपल भी रह चुके हैं एंड ये बंगाल रेनेसांस से एसोसिएटेड है एंड ये कॉन्टेम्प्रेरी है, मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ये कॉन्टेम्प्रेरी है एंड उनका फेमस राइटिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे काव्य प्रकाश, मीमांसा दर्शन एंड ब्लॉक यजुर्वेद जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें कमेंट्री, ये सारे इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है एंड स्वामी दयानंद सरस्वती भी इनका जो क्वेश्चन था उसके रिस्पॉन्स में वर्तनी निर्वाण का बुक लिखा था, यहीं पे आप नोट कर सकते हैं एंड ये उसके अलावा भी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है इंक्लूडिंग ट्रामवे जो कोलकाता में बना है उसमें भी इनका एक्टिव रोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, काई चटनी। काई चटनी ये रेड रिवर प्लांट्स है, तो उनसे ये बनता है काई, इसे लोकल लैंग्वेज, ये प्राइमरली उड़ीसा से है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उड़ीसा का भी कहाँ पे, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। तो ये जीआई टैग के लिए वहाँ के लिए अप्लाई किए हैं एंड ये लोकल लैंग्वेज में इसे काई कहा जाता है। रेड रिवर प्लांट को यहाँ पे काई कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे जो रेड रिवर प्लांट है इनको काई कहा जाता है एंड ये जियोलॉजिकल इंडिकेशन के लिए जीआई टैग के लिए अप्लाई किया है। ये कहाँ पे, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में पाया जाता है। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट अभी न्यूज में है क्योंकि हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं। तो ये न्यूज में इसीलिए आ गया। काई चटनी भी जियोलॉजिकल इंडिकेशन के जो टेंटेटिव लिस्ट है उसमें ऐड किया गया है एंड ये प्राइमरली जो कफ है अपेटाइट का इंक्रीज करता है एंड कोल्ड से बचाता है, हमें आई साइट का प्रॉब्लम दूर करता है, ये सारे इसके मेडिकल यूज है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ पे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, इट वाज सेट अप बाय एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। नहीं, ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन से नहीं बना है, ये जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 के अंडर बना है। पीसीआई एक्ट 1978 के अंडर ये बना है। तो पॉइंट नंबर 1 गलत रहता है। पॉइंट गलत होते ही हमें हमारा आंसर ऑप्शन बी मिल जाता है। इट्स चेयरमैन इज सिलेक्टेड बाय द लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन एंड मेंबर्स इलेक्टेड बाय पीसीआई, सही है। ये 3 ईयर टर्म्स के लिए इलेक्ट होते हैं एंड इट्स adjudicates complaint against and by press for violation of ethics and freedom in press especially। ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूज में क्यों था, जो जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई है ये इंडिया का फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बने हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का एंड इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी जो पीसीआई एक्ट अंडर 1978 में बना था। इसमें 28 मेंबर हैं एंड 1 चेयरमैन है। चेयरमैन प्लस 28 मेंबर, टोटल 29 मेंबर रहते हैं एंड चेयरमैन का टाइम पीरियड कितना है, 3 ईयर्स टर्म के लिए ये इलेक्ट होते हैं। लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ पीसीआई ये क्या है, इनको इलेक्ट करते हैं। ये इनका फंक्शन यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। विथ रिगार्ड टू रिवर सिटीज अलायंस, रिवर सिटीज अलायंस के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इट इज ए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर रिवर सिटीज टू डिस्कस एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन रिवर्स। ये पॉइंट नंबर 1 सही है।
जो अर्बन रिवर्स है उसके इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, उसी के लिए रिवर सिटीज अलायंस बनाया गया है। तो इट इज बेस्ड ऑन द पार्टनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का इनिशिएटिव नहीं है, ये किसका इनिशिएटिव है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये भी सही है, पॉइंट नंबर 2 भी सही है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का ये इनिशिएटिव है। द अलायंस इज ओपन फॉर रिवर सिटीज ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग द सिटीज इन नेपाल एंड बांग्लादेश। नहीं, ये गलत है, ये पहले किसके लिए था, गंगा रिवर के लिए पहले था, गंगा रिवर के लिए ओनली था, बट अभी इसको इंक्रीज करके पैन इंडिया लेवल में कर दिया गया है। बियॉन्ड इंडिया इसका कोई स्कोप नहीं है। 1 एंड 2 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, इसे आप ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इतने ही सही है, आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। पॉइंट 2 गलत हो जाएगा क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति तो है बट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नहीं है। कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं इसको लॉन्च किए हैं एंड ये क्या है, प्राइमरली गंगा बेसिन को ये इनिशियली लॉन्च किया गया था बट अभी ये पैन इंडिया लेवल पे कर दिया गया है। एंड इसमें काम क्या किया जाएगा, नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा क्योंकि अर्बन रिवर्स को मैनेजमेंट के लिए, अर्बन रिवर मैनेजमेंट इसका प्राइमरी फोकस है। पार्टिसिपेटिंग सिटीज यहाँ पे आप देख सकते हैं देहरादून, हरिद्वार, पटना, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, उदयपुर, ये सारे सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम काउंसिल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट। कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में हमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18। तो अनलाइक द टर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द टर्म कैबिनेट इज नॉट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, मेंशन है, कैबिनेट भी मेंशन है, कहाँ पे, इमरजेंसी प्रोविजन में कैबिनेट का मेंशन है क्योंकि जब इमरजेंसी लगेगा तो कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो ये गलत हो जाता है। द 3-tier स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, 3-tier स्ट्रक्चर जो कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट चार्ज, ये 3-tier स्ट्रक्चर है इसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो पॉइंट नंबर 2 भी गलत हो जाएगा, पॉइंट 1, 2 गलत होते हैं, आंसर ऑप्शन सी बी ओनली। फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर डिटरमिन्ड बाय द कैबिनेट। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या फंक्शन, क्या काम करेंगे, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिटरमाइन करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टीजर लोन्स। टीजर लोन्स के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19। दीज आर लोन्स एडवांस्ड टू सक्सेसफुल स्टार्टअप्स, गलत हो जाएगा। दे आर लोन्स विद वेरी लॉन्ग टेन्योर्स, गलत। दे आर कोलैटरल फ्री लोन्स, नहीं, ये कोलैटरल इसमें लगता है। These are loans that charge comparatively lower interest rate in the first few years after which the rates are adjusted in the market। ये सही है। इनिशियली क्या किया जाएगा, लो इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा इनिशियली, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियल ईयर में लो इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा एंड जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ेगा इस इंटरेस्ट रेट मार्केट रेट के साथ सेम हो जाएगा, उसमें कोई कंसेशन नहीं दिया जाएगा। एंड आरबीआई क्या करता है, वांट्स बैंक्स टू फैक्टर द हाई रिस्क इन सच लोन्स। आरबीआई मोर प्रोविजनिंग चाहता है इन टीजर लोन्स जो बैंक एंड एनबीएफसी प्रोवाइड करते हैं उनका, मतलब इनमें क्या किया जाएगा, मोर सिक्योरिटी चाहता है आरबीआई क्योंकि ये हाई रिस्क लोन है, हाई रिस्क लोन से ये, तो ये आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विथ रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट। आफ्टर चाइना इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर इन द इंडिया, क्योंकि अभी रिसेंटली सैमसंग का सबसे बड़ा प्लांट इंडिया में ही लगा है एंड एप्पल भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर चुका है। इंडिया प्रोसेसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड सेमीकंडक्टर डिजाइनर इंजीनियर्स। नहीं, हाफ नहीं करता, पॉइंट नंबर 2 गलत है। अप्रोक्सीमेटली 20% जितने सेमीकंडक्टर इंजीनियर है वो इंडिया के हैं एंड करेंटली इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इज वैल्यूड 250 बिलियन। नहीं, ये भी गलत है, ये अराउंड 150-140 बिलियन का अराउंड ये बोलता रहता है। तो पॉइंट नंबर 3 भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 ओनली इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया का, सॉरी ये 150-40 नहीं, 120 के आसपास जुड़ता रहता है, 118 प्राइमरली यहाँ पे मेंशन है। तो 118, 120 यूएस
यूएसडी के आसपास झूलता रहता है। एंड इसका टारगेट क्या है, $300 बिलियन ग्रोथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड 120 बिलियन एक्सपोर्ट बाय फाइनेंशियल ईयर 2026 का इसका टारगेट है। एंड जो हमारा 2025 तक हम 1 ट्रिलियन का डिजिटल इकोनॉमी बनने का हमारा टारगेट है। ये टारगेट आप नोट कर सकते हैं। ये क्या टारगेट है, यूएसडी 1 ट्रिलियन बाय 2025। ये क्या है, डिजिटल इकोनॉमी का, डिजिटल इकोनॉमी का टारगेट है। एंड यूएसडी 300 बिलियन, बिलियन क्या है, ये टारगेट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बाय 2030। एंड यूएसडी 120 बिलियन का क्या है, टारगेट है एक्सपोर्ट का, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट का है बाय 2030। एंड इंडिया करेंटली 20% ऑफ वर्ल्ड सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर डिजाइनर है उनको होस्ट करता है। एंड बट ये माइन्यूस्कल शेयर इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ज़्यादा इसका शेयर नहीं है, बट 20% जो सेमीकंडक्टर इंजीनियर है वो इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। इसी के साथ आज का हमारा डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन हम लाएंगे। एंड आगे हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट का मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। एंड गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, वेरियस स्कीम है, इंडेक्स है, उसमें 50 क्वेश्चंस लेके आएंगे। ये 1 आवर का सेशन रहेगा। एंड इसमें हम 50 क्वेश्चन जो इकोनॉमी सर्वे एंड बजट है उसका डिस्कशन करेंगे। एंड जो स्कीम्स है एंड इंडेक्स है उसको इसी 150 क्वेश्चंस का ये भी लेके आएंगे। तो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स, रिविजन नोट्स, लाइव क्लासेस एंड मेनी मोर थिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूपीएससी सिलेबस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर मेंस, प्रीलिम्स, आईएएस टॉपर्स नोट कॉपी एंड मेनी मोर थिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप हमारे एनसीईआरटी कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे ये दिया गया नंबर 9777040608 को डायल करके। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लास नोटिफिकेशन, पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड इवनिंग टू ऑल।